देखिए अभी हम आपको नागरी लिपि के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर नागरी लिपि से कौन कौन सा प्रश्न है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें ताकि आपको हम आसान भाषा में इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझा सके। तो अब ध्यान पूर्वक प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? ऑप्शन है पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। तो आपको याद रखना है आरंभिक लेख जो हमें मिलते हैं देवनागरी लिपि के वह मिलते हैं दक्षिणी भारत से। किस भारत से? दक्षिणी भारत से। फिर आगे प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पता है नेपाली भाषा हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, यह सब लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। यदि कोई कहे संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। फिर आगे प्रश्न है, गुणंकर मूले का जन्म कब हुआ? पता है नागरी लिपि पाठ के रचनाकार है गुणंकर मूले। इनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। गुणंकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। फिर आगे प्रश्न है, गुणंकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? बताइए कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। गुणंकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। कब? 1935 ईस्वी में। फिर आगे प्रश्न है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? इन्होंने का मतलब यह समझिएगा गुणंकर मूले ने विस्तृत जो हमें जानकारी दी है लिपियों के बारे में उसका नाम है अक्षर कथा। अक्षर कथा एक ऐसा पुस्तक है जिसमें विभिन्न लिपियों के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। फिर आगे प्रश्न है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? पता है गुणंकर मूले कहते हैं बांग्ला लिपि जो है देवनागरी लिपि की पुत्री भले न कहा जाए लेकिन बहन जरूर कहा जा सकता है। अर्थात यह गुणंकर मूले जी कहते हैं कि बांग्ला लिपि की जो है देवनागरी लिपि बहन लगते हैं। कौन लगते हैं? बहन। यदि आपसे पूछे बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है तो कहिएगा बहन। फिर आगे प्रश्न है, पहल किन राजाओं ने लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया था? पता है दक्षिण भारत में प्रचलित है विजयनगर साम्राज्य। पता है इन विजयनगर के बारे में? विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने उस शहर को जीत करके बनाए थे। तो खैर पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया है? तो कहेगा विजयनगर के राजाओं का। फिर आगे है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी? अर्थात यह नागरी लिपि कब से पूरे देश में इस लिपि को जाना जाने लगा? तो याद रखिएगा 8वीं 11वीं शताब्दी में, यानी कि 8वीं 11वीं शताब्दी के मध्य में देवनागरी लिपि जो है सर्वदेशिक लिपि बन गई। फिर आगे प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहल जो है दक्षिण भारत की लिपि यानी दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती थी नंदी नागरी। क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, जो कि विजयनगर में प्रचलित थे। यही फिर आकर के नागरी लिपि बना। और ऐसा कहा जाता है कि काशी क्षेत्र जो है वह देवों की नगरी है, इस कारण से वहां पर जो लिपि प्रयोग किया गया उसी को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। खैर आगे प्रश्न है, गुणंकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? याद रखिएगा गुणंकर मूले ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। कितना से अधिक? 2500 से अधिक। फिर आगे है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की जो कहानी है ना, यह प्रसिद्ध रचना है गुणंकर मूले का। किनका है? गुणंकर मूले का। फिर आगे है, गुणंकर मूले की मृत्यु कब हुई?
गुणंकर मूले का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में, लेकिन इनकी मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 2009 ईस्वी में। फिर आगे प्रश्न है कि शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सीतीय शब्द अंकित करवाए थे। मुगल वंश के राजा थे अकबर। अकबर ने सिक्का जो जारी किया ना, इसमें राम और सीता जी के मूर्ति यानी कि प्रतिमा बनवाए थे, और इसी में राम सीतीय, तो यहां पर शायद छोड़ क्या होगा, राम सीय शब्द भी अंकित करवाए थे। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा अकबर ने। फिर आगे प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध की निबंधकार है। नागरी लिपि शीर्षक या नागरी लिपि के बारे में चर्चा करें, यह क्या है? तो याद रखिएगा, यह निबंध है। और नागरी लिपि के रचनाकार है गुणंकर मूले। नागरी लिपि के रचनाकार कौन है? गुणंकर मूले। फिर आगे प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि यह लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी यह एक पाठ है, इसी में संपूर्ण भारतीय लिपि का वर्णन किया गया और इसी से देवनागरी लिपि पाठ को लिखा गया है। फिर आगे प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा पूछे या हिंदी पूछे, इसकी लिपि है देवनागरी। कौन सा है? देवनागरी लिपि। फिर आगे है, सरबन बेलगोला स्थान का संबंध है, पता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, अंत समय में उन्होंने जैन धर्म को अपनाए थे और उनकी जो मृत्यु हुई थी सरबन बेलगोला नामक स्थान पर ही। तो याद रखिएगा, सरबन बेलगोला क्षेत्र का संबंध जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। फिर आगे प्रश्न है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? याद रखिएगा, काशी को देवों की नगरी अर्थात देवनागरी कहा गया है। किसको? काशी को। फिर आगे प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? यदि आपसे पूछा जाए संस्कृत के आदि कवि कौन है, तो कहिएगा वाल्मीकि। और हिंदी की यदि कहा जाए कि आदि कवि कौन है, तो कहिएगा सरहपाद। सरहपाद। सरहपाद को हिंदी का आदि कवि माना जाता है, जबकि संस्कृत का आदि कवि माना जाता है वाल्मीकि को। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।